यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद अब संसद में एक और विवादित बिल आ गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है। इसके बाद इस पर विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला। सरकार बिल के जरिए वक्फ कानून 1923 को खत्म करने के साथ वक्फ कानून 1995 और 2013 में संशोधन करना चाहती है। बिल में 44 बदलावों का प्रस्ताव है। इसके जरिए वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित की जाएंगी, जबकि मौजूदा वक्फ संपत्तियों को नियमित किया जाएगा। नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव करने का प्रावधान है। बोर्ड में कम से कम 2 महिलाएं भी शामिल की जाएंगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल को ज्यादा चर्चा के लिए फिलहाल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है। विपक्षी दल इस बिल को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बता रहे हैं। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार वक्फ की ताकत खत्म करके डीएम राज लाना चाहती है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। इस तरह का कोई भी बिल सिर्फ इसलिए कि एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स करनी है देश में, नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जेपीपीसी में भेजने का निर्णय शायद मैंडेट को भी समझने का एक संदेश देता है कि मैंडेट समझ में आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज है। उनका मानना है कि पुराने बिल में बदलाव की जरूरत नहीं है। हम लोगों का बुनियादी तौर पर मानना ये है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के बाद किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और जितने भी वक्फ एक्ट में क़वानीन हैं, लॉज हैं, वो मोर देन इनफ है फॉर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। सरकार ने विपक्ष के हमलों का जवाब दिया। सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ में सुधार के लिए लाया गया है। इस बिल से संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता। किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। संसद में सरकार को अपने सहयोगियों का भी भरपूर साथ मिला। जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी ने बिल का समर्थन किया। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। सवाल यह है कि मौजूदा वक्फ कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इसे मुसलमानों से संबंधित कानूनों में दखलंदाजी के तौर पर देखा जाए? सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार के जरिए क्या इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखने की तैयारी कर रही है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर ये एक बड़ा सुधार है जिसका फायदा मुस्लिम समाज को ही मिलेगा? तो क्या ये एक बहुत बड़ा सुधार है जिसका फायदा मुस्लिम समाज को मिलेगा, या फिर ये बीजेपी की एक नई राजनीतिक चाल है जिसका फायदा या तो बीजेपी को मिलेगा या उसके विरोधियों को मिलेगा? या फिर क्या वक्फ बोर्ड में वाकई इतने छेद और इतने पेच नज़र आ रहे हैं कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? इसी पर हम विचार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। और अब आपका परिचय करवाते हैं आज के इस
विषय पर बातचीत करने वाले हमारे मेहमानों की। बीजेपी से हमारे साथ हैं प्रवक्ता यासिर जिलानी साहब, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी हैं हमारे साथ, और यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह हैं हमारे साथ, और राजनीतिक विश्लेषक नाजिया इलाही और साथ ही इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान भी हमारे साथ हैं। आएंगे तो शुरुआत करते हैं मौलाना साहब आपसे। देखिए, संसद में सभी लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने हाईलाइट किया कि ये बीजेपी की अपनी राजनीति को सूट करता है। अखिलेश यादव ने तो खुद खुलकर कहा कि कुछ जो कट्टर समर्थक हैं उनको एकजुट रखने के लिए ये कर रहे हैं, तमाम तरह की बात हुई। लेकिन असली बात ये है कि जिन लोगों को इस पर ऐतराज़ है, किस बात पर ऐतराज़ है? क्या आपको भी ऐतराज़ है? अगर ऐतराज़ है तो कुछ वो पॉइंट्स बताएं जो हमारे दर्शक भी समझ पाएं, जिस पर कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बदलाव नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 1954 में वक्फ एक्ट बना। उसके बाद में सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान का, और ये पता लगाया कि वक्फ की ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं। 1970 में फिर सरकार एक गज़ट लेकर आई, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1970 के गज़ट की कॉपी है, जिसमें सरकार ने हमें ये बताया कि वक्फ बोर्ड की जगह फला 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 फला, इतने बीघे, इतना बिस्वा, और ये सारी चीज़ें जो इन कागज़ों में सब लिखी हुई हैं, सब डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है। अब उसके बाद में 1970 के बाद में सरकार जो है वक्फ बोर्ड बनाती है, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनता है, और सरकार के उन लोगों को उसमें मेंबर बनाया जाता है जो पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, या आम आदमी की सरकार दिल्ली में हो। हर सरकार अपने लोगों को उसमें वक्फ बोर्ड में मेंबर बनाती है, चेयरमैन बनाती है। 1995 एक्ट में एक संशोधन आया वक्फ एक्ट के अंदर, और उसमें वक्फ बोर्ड को, यानी वक्फ बोर्ड के सीईओ को एक शक्ति दी, एक पावर दी कि जितनी भी ज़मीनें आपकी ऑक्युपाइड हैं, नाजायज़ कब्ज़े में हैं, चाहे वो किसी के भी पास हों, उनको आप 54 का नोटिस देके एसडीएम के माध्यम से, दिल्ली पुलिस के माध्यम से, या जहां भी जो पुलिस है उसके माध्यम से आप अपनी ज़मीनों को ले सकते हैं। ठीक है। 1995 का ये संशोधन जो है 2013 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। 2013 के बाद में 14 में सरकार आ गई बीजेपी की। जहां जहां वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये हमारी ज़मीन है, ना एसडीएम ने साथ दिया, ना पुलिस ने साथ दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास 7-8 पेज हैं, और इनमें 1970 के गज़ट में जो दिल्ली में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम चिन्हित हैं, और वो बीघों में है। करीब 250 बीघे ज़मीन है, ये 250 बीघे जो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार की एजेंसियों के पास है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, इन 2 बातों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे दें। अगर बीजेपी की नीयत में कोई खोट नहीं है तो सबसे पहले ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, या तो सरकार इनको वापस कर दे, या जो आज का सर्किल रेट है उसके रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को किराया देना शुरू कर दे, नंबर 1। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जूम अगर इसको कैमरामैन कर दें। इसमें लिखा है, गैर कानूनी ढंग से ज़मीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी ज़मीन। ये 2002 में 4532 गज जगह वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड के लोग भी इसमें शामिल थे, नाजायज तरीके से 21.5 करोड़ में अंबानी ने ज़मीन खरीदी। उसके बाद में इसके ऊपर एक कमिश्नर नियुक्त हुआ, बाकायदा उसकी रिपोर्ट आई कि हाँ ये वक्फ बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए ज़मीन ली गई, और ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। सवाल ये है कि क्या मोदी जी अपने दोस्त अंबानी को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड की उस शक्ति को ख़त्म करना चाहते हैं जो 54 का नोटिस सीईओ को 1995 एक्ट में दिया गया था कि वो एसडीएम और पुलिस के। मौलाना साहब मेरे आपने जो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा संक्षेप में 5-6 ऐसे बिंदु बताएं
जिससे कि हमारे दर्शकों को, आम लोगों को, ये जो चर्चा चल रही है ना सुपरफिशियल कि इसकी नीयत खराब है, इनकी नीयत खराब है, वो ठीक है, सबका अपना हक बनता है इस तरीके से, लेकिन मैंने आपसे बोला कि 4-5 ऐसे पॉइंट्स, ऐसे अमेंडमेंट्स आप बताएं जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि असीमित शक्तियों को सीमित करना चाहती है गवर्नमेंट। क्योंकि वक्फ बोर्ड क्या करता है कि जिस जमीन पर हाथ रख देता है उसको वापस ले लेता है। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हमारी जमीनें हैं हम इसको वापस नहीं ले पा रहे हैं। एक शक्ति हमें मिली थी, उस शक्ति को भी सरकार वापस लेना चाहती है, उसको असीमित बता रहे हैं ये लोग। सिर्फ एक शक्ति 54 का नोटिस जो सीओ को मिला है उसको असीमित शक्ति बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां होती तो ये हमारी 250 बीघा जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो सरकारी एजेंसियों के पास आज से नहीं है। नहीं तो जब बहुत पहले से जब वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां है ही नहीं तो सरकार क्या चीज वापस ले रही है, ये हम सवाल लेके जाएंगे। मगर फखरुल हसन भ्रम फैलाया जा रहा है ना। चांद साहब एक मिनट लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। एक मिनट मौलाना साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वही सवाल मैं चांद साहब को भी दे रहा हूं। चांद साहब थोड़ा क्लियर कट समझाइए, किन चीजों पर, किन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन है, तब फिर पीछे से आप क्यों है का जवाब दे सकते हैं। देखिए मनोज जी, आर्टिकल 26 वो सभी को स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप धार्मिक कार्य कैसे करेंगे उसके पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 14 भी आपको अधिकार देता है जो मौलिक अधिकार हैं आपकी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अधिकारों को ही का अतिक्रमण कर रही है। अगर धार्मिक अधिकार हैं तो आप ये किसी बिल को लाके अनुच्छेद जो संविधान नहीं, मतलब कैसे संशोधन नहीं, अरे मेरी मनोज जी, अगर संविधान में पहले से व्यवस्था दी हुई है कि आप धार्मिक कार्यों को, आर्टिकल 26 से, कि आप धार्मिक कार्यों को उस हिसाब से करेंगे, संविधान आपको आजादी देता है, तो कोई अध्यादेश या बिल आपकी उस स्वतंत्रता को कैसे छीन सकता है? ये तो गैर कानूनी है ना। अगर स्वतंत्रता इसमें कैसे छीनी जा रही है चांद साहब, इसमें स्वतंत्रता कैसे छीनी जा रही है, वही थोड़ा स्पष्ट क्लियर करें उसको। वो आर्टिकल 26 को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 26 में साफ दिया हुआ है कि जो भी जितने भी धर्म हैं वो अपने धार्मिक कार्यों को करने के लिए या उनके जो परंपराएं हैं उसको करने के लिए वो आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। और अगर इसको किसी बिल से आप सोचते हैं कि कोई संशोधन ले आएंगे, मतलब बिल कोई भी आएंगे, बिल आएगा तो वो 26 स्वतंत्रता में दखल तो नहीं होता। बिल में कुछ ऐसी बात होगी जो आपको लग रहा होगा कि स्वतंत्रता में दखल दे रहे हैं, वो बात बताइए ना। देखिए सवाल ये है मनोज जी, क्या किसी दूसरी तो सवाल वो कर रहे हैं जो बिल की कॉपी हमारे पास है, तो कैसे जवाब देंगे? जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो उसमें मुस्लिम रहेंगे पदाधिकारी जो होंगे। जो दूसरे धर्मों के ट्रस्ट हैं या दूसरे संगठन हैं उनमें तो कहीं कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं है। तो सवाल ये होता है केवल आपको मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों दूसरा सदस्य चाहिए? जी। तो ये हमारी आजादी में क्या हनन नहीं है? क्या ये धार्मिक कार्यों में जो अतिक्रमण नहीं है? और फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी वो पहले पसमंदा मुसलमानों की बात कर रही थी, अब वो गरीब और दूसरे मुसलमानों की बात करके वो केवल माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। आप एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका देश के संविधान में विश्वास नहीं है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना का देखिए, एनसीईआरटी की जो किताब आई है, वो ये बात आप कह सकते हैं चांद साहब, ये बात आप कह सकते हैं, लेकिन प्लीज अगर ये बात कह रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करते हुए कहेगी। जैसे आप कह रहे हैं ना, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, आर्टिकल 26, ठीक बात है, अगर उसका उल्लंघन करेगा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। मैं आपको मनोज जी, मैं 2024 में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई कि जो वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम एमएलसी बनते हैं, जो सदस्य बनते हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? माननीय उच्च न्यायालय ने 2 महीने का समय उत्तर प्रदेश की सरकार को दिया था, आज 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, वो सदस्य क्यों नहीं बनाए गए? ठीक बात है, वो नियत की बात है, उस पर सवाल उठाया जा सकता है, मगर आपकी एक आपत्ति जो अभी तक की बातचीत में जी ऐड करें, आप कुछ और ऐड करें। आप पहले मनोज जी ये समझ लीजिए, ये वक्फ है क्या? ये वक्फ की संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति नहीं है,
ये वक्फ की संपत्ति वो संपत्ति है जो किसी ने दान की, मस्जिद के लिए दान की, यतीम खाने के लिए दान की, हॉस्पिटल के लिए दान की, कब्रिस्तान के लिए दान की, या किसी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए दान की कि इससे करके आप गरीबों को कुछ दीजिएगा। तो ये कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। नहीं, वो अल्लाह की संपत्ति है। वो तो ये तो बेसिक बात है, सबको मालूम है। लेकिन मौलाना साहब से और आपसे बात करने के बाद कहां मालूम है? अगर पॉइंट निकल के आया है उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछते हैं। आपके पास फिर से आएंगे चांद साहब, थोड़ा मौका दें बीजेपी वालों को भी। जिलानी साहब ये बताइए, जो एक आपत्ति इन्होंने करी है वो ये है कि भाई गैर मुस्लिम सदस्य को आपको उसमें क्यों ऐड करना है वक्फ बोर्ड में, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बिल आ रहा है ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये एक मानसिकता पिछले 4 दिनों से भारत के अंदर विपक्ष की पार्टियां, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखती हैं, उनको केंद्र बिंदु मानती हैं, इन्होंने ये एक भ्रम फैला दिया कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड को समझने की ज़रूरत है। आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी तार्किक और रिसर्च की जर्नलिज्म करते हैं। वक्फ बोर्ड अल्लाह और इस्लाम के नाम पे जो दान कर दी जाती है, प्रॉपर्टी, पैसा, जो भी चीज़, उसके तहत एक मॉनिटरिंग कमेटी है वक्फ बोर्ड, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मुसलमान बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग और जिनका भरण पोषण सही से नहीं हो पाता है, उनको वो कोशिश करते हैं अपनी व्यवस्था लागू करके कि उसको वो ऊपर उठाएं, उनकी स्थिति को ठीक करें। लेकिन पिछले 40-50 सालों में वक्फ बोर्ड की हालत इतनी बद से बदतर कर दी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, जो भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बना दिया। भू माफियाओं ने देखिए अगर जो संपत्ति दान में मिली थी, अरे आपने भी कि इनको भी थोड़ा कर लेने दीजिए। अरे फखरुल हसन चांद साहब, थोड़ा इनको भी कर लेने दीजिए। देखिए, राजनीतिक आदमी भाषण तो देगा ही, नहीं मालूम है इनसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब भी मैं खामोश हो जाता हूँ। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र ना दिखाएं, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र ना दिखाएं। मनोज जी, मेरी डिबेट ऐसी नहीं होती है। आप बहुत अगर आप दोनों का मन भर गया हो, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र तो थोड़ा मौका मुझे दीजिए। जिलानी साहब, वक्फ बोर्ड में जितनी भी करप्शन, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उनका निदान क्या ये है कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें बिठाए जाएं? क्योंकि सवाल तो मेरा यही था। मनोज जी, देखिए, आपको पूरी बात 2 मिनट में, इन लोगों को आपने 5-5 मिनट दिया है। इनको ठीक है, आप बोले, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करें। मौलाना साहब भी खामोशी से सुन रहे हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आज संसद की पटल से जब मंत्री महोदय ने बात रखी है तो उन्होंने सच्चर कमेटी को भी इसमें इंक्लूड किया है। और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस वक्त वक्फ बोर्ड की कमाई 163 करोड़ थी। अगर उसको सही से संचालित किया गया होता तो आज 12,000 करोड़ से ज्यादा होता। जिन संपत्ति की बात हमारे मौलाना साहब कर रहे हैं, बड़े अच्छे मौलाना हैं दिल्ली के, इनको नहीं मालूम है कि ऐसी 50 संपत्ति जो है, जिसका मैं उदाहरण पेश कर दूंगा, जो लुटियंस दिल्ली में है, जो जामा मस्जिद के पास है, जो चांदनी चौक के पास है, लोग पिछले 50 साल से 50 रुपए महीना देके उस प्रॉपर्टी को हथिया रखा है। इसको दुरुस्त करने के लिए ये बिल आ रहा है। और जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो मुसलमानों के मुस्तकबिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी आनी है। वहां पे अगर कोई झगड़ा होता है, ठीक है, लेकिन दो गैर मुस्लिम को आपको बोर्ड में क्यों बिठाना है? बताता हूं। देखिए, आपको अगर आपका जनप्रतिनिधि, सांसद, मान लीजिए मैं एक इलाके में रहता हूं ईस्ट दिल्ली के अंदर, साउथ ईस्ट दिल्ली में, मेरे इलाके में पॉश इलाका न्यू फेंस कॉलोनी भी आता है और ओखला भी आता है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त, जो देश के मंत्री भी हैं, वो नॉन मुस्लिम हैं, श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी। तो अगर वक्फ बोर्ड दिल्ली में
कायम होता है तो ऑटोमेटिक वो जनप्रतिनिधि हैं, वो मुसलमानों के भी नेता हैं, हिंदुओं के नेता हैं, सिख के हैं, ईसाई के हैं, वो वक्फ बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। इसमें इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। तो इस पे इतना हंगामा विपक्ष क्यों कर रहा है? ठीक है फखरुल हसन चांद कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए ये तो भ्रम फैला रहे हैं, ये तो भ्रम फैला के निकले जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, अरे जनप्रतिनिधि सांसद तो पूरे देश में है, एमएलसी और विधायक तो पूरे देश में है। आप उसके लिए क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को डालने की आखिर आवश्यकता क्यों है, आप बताइए। और यही व्यवस्था आप दूसरे जो बोर्ड हैं, जो दूसरे ट्रस्ट बने, उसमें क्यों नहीं कर देते हैं? केवल आपको मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड ठीक है फखरुल हसन चांद साहब, इस पर सुनिए इस पर इसी एक पॉइंट पर पूरी बहस को लेकर हम नहीं जा सकते। आप दोनों से मैंने सवाल पूछा, उसके जवाब में आपने जो आपत्ति बताई उस पर इनका पॉइंट ले लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे मेहमानों को भी शामिल करते हैं। जितेंद्र नारायण जी हैं हमारे साथ, शिया वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहले, तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी होगा। और वक्फ बोर्ड की जब बात आती है जितेंद्र जी, तो दो तरह की चीजें यहां साफ तौर पर 2 दिन से देखने को मिल रही हैं। एक तो कि इसमें हाथ मत लगाओ, एक ये एटीट्यूड साफ साफ दिख रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि जो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स के बहाने कहीं ना कहीं एक पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पर भी, बाहर भी। तो आप ये बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके हिसाब से ये बिल कितना फिट हो सकता है। देखिए मनोज जी, बिल जो आया है, जो अभी डिस्कशन जो भी हुआ, जो बिल का विरोध कर रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि इस बिल में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आर्टिकल 26 की बात कर दी जाएगी, वक्फ एक्ट की बात घुमा फिरा के कर दी जाएगी। देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो बिल आया है, बिल में मुसलमानों को ये समझा जा रहा है कि शक्तियां कम की गई हैं। ये एक बहकाने वाली बात है, क्योंकि इसमें पावर्स, अगर आप ये समझिए कि इसमें पावर्स और बढ़ा दी गई हैं। जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते थे वक्फ बोर्ड में, सेक्शन 40 में, सेक्शन 40 एक ऐसी धारा है जिसमें वक्फ बोर्ड कोई भी संपत्ति को अपने साथ में मर्ज कर लेता था, उसे वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर देता था, सिर्फ एक अपनी जांच कमेटी बनाकर। अगर के उसके बाद फिर फसादात शुरू होते थे, झगड़े शुरू होते थे। आज 6 लाख प्रॉपर्टी मान लिए आप कह रहे हो, तो उन 6 लाख प्रॉपर्टी पे 6 लाख झगड़े भी होंगे, उतने विवाद रोज हमारे वकीलों को यही फेस करना पड़ता था कि साहब ये प्रॉपर्टी हमसे गलत दर्ज हुई है, ये क्लेम आया है, और इस तरह की प्रॉपर्टी बगैर जांच के दर्ज हो गई है। तो जाहिर सी बात है, कानून ने जब हमको पावर दी हुई है कि हम ही जांच करेंगे, तो जब हम ही जांच कर रहे हैं तो हम दर्ज भी कर लेंगे। और हमने भी इस तरह के वह बहुत से दर्ज किए हैं जिसमें हमने अपनी एक जांच कमेटी बनाई, उन्हीं ने एक रिपोर्ट दी के साथ ये वक्फ है। बाकी हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड से या किसी दूसरे रिकॉर्ड से लेने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने वक्फ प्रॉपर्टी दर्ज कर दी। अब जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये 260 बीघा जमीन, सवाल इसी पे आता है कि 260 बीघा जमीन दिल्ली में अगर के सरकारी संस्थाओं के पास कब्जे में ये बता रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये तो बताना जरूरी है कि ये 260 बीघा जमीन आपके पास या वक्फ संपत्ति कैसे डिक्लेयर हुई, कहां से आई, इसका सूत्र क्या है, ये सारी चीजें आप बताओगे तभी तो यही चीज तो इस वक्फ एक्ट में सुधारी गई है कि आप गलत संपत्ति वक्फ नहीं दर्ज कर सकते। जो वक्फ है, जांच में सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड से, डीएम की रिपोर्ट से, जब सारी चीजें बोर्ड को सारी रिपोर्ट्स मिल जाए, तब वक्फ बोर्ड को यह अधिकार है कि उसको वो वक्फ दर्ज कर ले। तो इसमें बुराई क्या है? ये तो और साफ बात हो जाती है कि विवाद कम हो जाएंगे, जो भी झगड़े हैं वो डीएम स्तर पर और दूसरे स्तर पर जहां रिपोर्ट तैयार की जा रही है वहां पे तब्दील हो जाएंगे। आपके पास तो एक बिल्कुल साफ प्रॉपर्टी आएगी। तो ये कह देना कि ये हमारी 260 बीघा जमीन है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सरकारी इदारों पास है, तो कहां से आई, आपके पास कैसे ये दर्ज हुई?
एक चीज। दूसरी चीज ये, जैसे अभी इस मार्ग में अंबानी की बात, प्रॉपर्टी की बात की गई। देखिए, अंबानी का केस इससे जोड़ के सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता है कि ये कहा जाए कि सरकार अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। अंबानी का केस जो है वो उस सेक्शन के हिसाब से ठीक है। ऐसे बहुत से मामले होंगे और सबको हक बनता है अपनी बात कहने का, अपने तरीके से अपने पॉइंट को प्रूव करने का। बट ठीक है, आप एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने की, कम से कम जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएंगी इससे। हाजी खान साहब, क्या आप भी यही यकीन रखते हैं कि जो ये बिल आ रहा है इससे इसमें इस तरीके के अमेंडमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, चाहे हम उसको वक्फ बोर्ड में एक तरीके से वक्फ बोर्ड को रीऑर्गेनाइज करके थोड़ा ज़्यादा सरकारी दखल उसमें देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, हिंदुस्तान में 32 वक्फ बोर्ड हैं और उनकी 9.4 प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जो संगठन है, रेलवे है और जो डिपार्टमेंट है, उनके एतबार से तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरे भारत में। जी जी। हिंदुस्तान में 75 साल से वक्फ बोर्ड चला रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था, 1913 में भी था, आज भी है और वक्फ बोर्ड हमेशा रहेगा। सरकारों की जिम्मेदारी है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर या किसी भी बिल लाने का अधिकार सरकार को होता है, लेकिन सरकार को सबसे पहले ये देखना होगा कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से हिंदुस्तान के मुसलमानों की फलाह बहबूद कैसे होगी। ये जो बिल लाया गया है ये हताशा का बिल है। भारतीय जनता पार्टी को जो 2024 में हार का सामना करना पड़ा, स्पष्ट बहुमत नहीं आया, तो अब इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करके कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कैसे खुश करें। हम ये कह रहे हैं बिल आया है, बिल के अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं और बीच में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। औरतों को हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी नहीं मना करेगी कि औरतों को हक नहीं मिलना चाहिए। औरतों को उसमें लाया गया, उसमें भी कोई इतराज नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान के और भी मज़ाहिब की मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, क्या उसमें भी किसी हिंदू मुसलमानों को रखा जाएगा? उसमें मुसलमान तो छोड़ दीजिए आप मनोज जी, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन सरदार है, इनको भी नहीं रखा जाता। तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी में किसी गैर मुस्लिम का क्या काम जब? और यहाँ पावर जो दी जा रही है डीएम को, ऐसा लग रहा है कि इसमें राजा बनाया जा रहा है डीएम को। डीएम अपना काम तो देख नहीं पाते जितना उनका है, और वक्फ बोर्ड का सारा काम डीएम के ऊपर लाद कर डीएम साहब का भी तितर बितर करने का प्रोग्राम है। और रही बात इसमें नंबर 1 की बात कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो लोगों को प्रॉफिट होता था उसमें 60% उन्हें देना पड़ता था, लेकिन इस सरकार ने 7 से 5% कर दिया। इस वक्फ बोर्ड में जो लोग घपलेबाजी, इसमें भ्रष्टाचार करते थे, उनको ताउम्र की कैद का था, उस कैद को खत्म कर दिया। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये लेके आए हो बिल, तो इस बिल में डीएम को नए सिरे से इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, पावर्स बढ़ गए हैं, ऐसा ही कहना होगा। जितेंद्र जी, मैं आपके में नहीं बोला। जितेंद्र जी, मैं आपके में नहीं बोला सर, मेरी बात आप बोले। खान साहब आप बोले। डीएम साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, और वक्फ बोर्ड को देखना, और प्रॉपर्टी पे जो बिल आया उसमें कह दिया कि 6 महीने में इसका वो कर देना है। क्या 9.4 करोड़ प्रॉपर्टियों का 6 महीने में वो सारा देख रेख हो जाएगी? इसके लिए चाहिए होंगे कम से कम 5 साल पूरे। डीएम को, ठीक है, को पहले से भी पावर, ठीक बात है अपना। अरे सर जितेंद्र जी, मुझे मालूम। अरे जितेंद्र जी, ये देखिए, ये आपकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन ये जो कह रहे हैं वो बात इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि आप उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। अब प्लीज डिबेट को सही दिशा में बढ़ने दीजिए, गैर जरूरी टोका टोकी मत करिए। सर पहले से डीएम थे, उसमें सबको पता है। इनका कहना है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। बहरहाल खान साहब, और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं? 2-3 पॉइंट्स आपने बता दिए। औरतों का मसला आपको जो है अच्छा लग रहा है, लेकिन डीएम की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है, ये आपको उसमें ठीक नहीं लग रहा है। और 6 महीने के समय में पूरा नहीं हो सकती, उसकी सारी डिटेल नहीं आ सकती पूरी 6 महीने। इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड का पहले से संविधान में था और वक्फ बोर्ड पर आराम से चल रहा था। भ्रष्टाचारियों पर नकेल करना सरकार की जिम्मेदारी है।
लेकिन आप भ्रष्टाचार के लिए रास्ता और खोल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं क्या हिंदू मंदिरों में भी मुसलमानों को मेंबर बनाया जाएगा? मैं सबसे पहला सवाल ये करूंगा, अगर हिंदू मंदिरों के ये पॉइंट तो लगभग सभी लोगों ने कहा जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब जरा हम साजिया को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। नाजिया हमारे साथ हैं। मनोज जी, एक मिनट में एक बात कह दूं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये सब अपने चेहरे पे 2 नकाब रखते हैं, एक नहीं 300 100 नकाब रखते हैं। इनके दिल में क्या है? दुनिया का चलन है। शेर बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन अब तो ये तो इस इल्जाम से कौन बरी है? आप बरी हैं कि हम बरी हैं? सब 2 चेहरे लेके चल रहे हैं। बहरहाल नाजिया से बात करने दीजिए। आपको क्या लगता है इन लोगों ने जो बताई खामियां खूबियां वही काफ़ी हैं, या इसके अलावा आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं बताने के लिए कि ये जो बदलाव सरकार कर रही है ये क्या वाकई सही दिशा में है? और मैंने सुना कि आप वकील हैं, तो एक बात और आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे हम कि ये जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो भी फैसला हो या उनकी जो भी काम हो, कारगुजारी हो, आप जो कह लें, उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते थे पहले? ये कानून इसलिए लाया गया है कि अब जाके आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर पाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? नमस्कार मनोज जी, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा में बैठ करके। 9.4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, मोर और लेस, और डोनेट किया है लोगों ने इनको मस्जिद, मदरसा, दरगाह, अस्पताल, ऐसी चीजें बनाने के लिए, जिसमें से 80% डिस्प्यूट में है। 12,000 से ऊपर केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल में अंडर ट्रायल है, और कई लाखों केसेस हैं जो अलग अलग न्यायपालिका में अंडर ट्रायल है। अब सेक्शन 108A एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का ही मैं पढ़ रही हूँ, ये किताब है, ये मेरे हाथ में ही किताब है इसकी, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ having effect by virtue of any law other than this act, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है उसमें हमारे भारत देश की मुसलमान बेटी ए अनीस आयशा की भी जमीन हड़प की गई थी, जिसका जजमेंट जो है वो मैं हाथ में लेकर के बैठी हुई हूँ। इसमें ए हसना ये भी बेटी है हमारे भारत की मुसलमान, इसकी भी जमीन हड़प की गई थी। जीनत यास्मीन, इसकी भी जमीन हड़प की गई थी। उसके बाद फिर सलमान खान वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ऑन 23 जनवरी 2023 का जजमेंट मेरे हाथ में है। सलमान खान बेचारे बहुत परेशान हुए, वो एक्टर वाले नहीं, ये बेचारे मुसलमान है, बहुत परेशान हुए और बड़ी एड़ियां रगड़ी पहले वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की, बाद में इनको लाचार होकर के जाना पड़ा न्यायपालिका की, सरकार ये मेरी जमीन है मुझे दे दीजिए, मैं मुसलमान हूं, फिर भी हड़प लिया गया। शहनाज परवीन वर्सेस मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, रोई थी, कल्पी थी जज साहब के सामने। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, फिरोज खान वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड। अगर डोनेट किया जा रहा है तो फिर लोग रो क्यों रहे हैं, तो फिर लोग तड़प क्यों रहे हैं, तो फिर लोग वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से आजिज़ आ करके न्यायपालिका में क्यों गुहार लगा रहे हैं। अब बात आती है कि अंबानी जी ने जमीन ले ली। याद होगा आपको मनोज जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक मस्जिद पे कह दिया गया था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। याद होगा कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव को कह दिया गया कि ये वक्फ बोर्ड का गांव है, और 1500 साल पुरानी मंदिर को भी कह दिया गया कि ये भी भाई हमारे बाप दादा की ही है। याद होगा 2022 की ही बात है, तमिलनाडु का एक मामूली किसान था, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था और अपने खेत का कुछ हिस्सा बेचना चाहता था। अचानक से रजिस्ट्रार से पता चला कि आधा खेत का हिस्सा तो वक्फ बोर्ड ने ले लिया है। 7 साल अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया और बाद में तब उसको न्यायपालिका से वो जमीन दोबारा मिली। याद होगा 2021 की बात है कि एक वीडियो वायरल हुआ था और अंधेरी रात में मजार बनाने की कोशिश की जा रही थी और वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाने की कोशिश की जा रही थी। हम बड़े मजबूर हैं और वाकई में वक्त आ चुका था वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का, और ये केंद्र की सरकार कोई गैर कानूनी नहीं कर रही है। वक्फ बोर्ड के एक्ट के 1995 के एक्ट में ही आप सेक्शन 12 में चले जाइए, चैप्टर 3 में, सेंट्रल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है और अगर कोई घपला हो रहा है
तो वो अपने रूल को सामने में रख सकता है। मैं तेलंगाना हैदराबाद की बात कर रही हूँ। 57,423.91 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें दरगाह जो है, मनोज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आपको आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जो आप केसेस बता रही हैं इनमें से ऐसे इंस्टेंसेस अभी अखबारों में खूब छप रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट है खूब पढ़ सकता है। हमारा सवाल ये है कि जो तकलीफ़ें आप बता रही हैं उनको दुरुस्त करने में ये जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है या जो बिल है, ये कैसे मददगार होगा? कौन सी वो कंडिकाएं, कौन से वो चेंजेस आप देख रहे हैं इस एक्ट में, जिससे आपको लग रहा है कि ये मामला दुरुस्त होगा, और किस हद तक? बहुत हद तक दूर हो जाएगा मनोज जी। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति और उसके रेवेन्यू से आने वाले पैसे को हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के सोशल वेलफेयर के लिए लगाना चाहिए था। दरगाह, मसाजिद, ये सारी चीजें, नहीं, ये प्रॉब्लम्स हैं। आप एक्ट की बात कीजिए, बिल की बात कीजिए। बिल में आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये कह देने से कि हम इस नियत से ये बिल ला रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा नहीं ना। सबसे पहले तो 108A हटा देना चाहिए। सेक्शन 40 जो है वो बहुत दिल दहलाने वाला है, वो हटाना चाहिए, क्योंकि कई केसेस देख रही हूं मैं जिसमें मुसलमान बेटियां भी रो रही हैं और मुसलमान पुरुष भी रो रहे हैं। 2 महिलाओं को जहां पर लाने की बात आई है, ये बहुत खूबसूरत निर्णय लिया गया है कि हम बेटियों का भी बराबर का हक है, हमारा भी पूरा लीगल राइट है कि हम उसमें बैठें। और रही बात डीएम की, तो अगर डीएम इंटरफेयर कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वक्फ बोर्ड में कोई चोरी नहीं हुई है, किसी तरीके का कोई घपला नहीं हुआ है, किसी ने अपना घर और महल नहीं बनाया है, किसी ने किसी तरीके का कोई हड़प नहीं किया है, तो कोई भी जांच पड़ताल कर ले, दिक्कत कहाँ पर आती है? कोई भी कुछ पूछ ले, इसमें मसला कहाँ पर आता है? ये बताइए जितेंद्र नारायण जी की जो ट्रिब्यूनल है वहां हम अपील कर सकते हैं क्या? ट्रिब्यूनल के फैसले को कहीं कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये बात लोगों के बीच में जोर शोर से जो है चल रही है। देखिए, ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब तरफ चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जब ट्रिब्यूनल फैसला दे देगा उसके बाद, यानी कि वक्फ बोर्ड का फैसला जो है उसको सिर्फ चैलेंज ट्रिब्यूनल में किया जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल कब तक डिसाइड नहीं करता, तब तक आपको कहीं रिलीफ नहीं मिल सकता। आप सीधे सिविल कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत दूर दूर से 300, 400, 100 किलोमीटर से दूर ट्रिब्यूनल, मान लीजिए जैसे हम वक्फ बोर्ड लखनऊ में बैठे हैं, तो ट्रिब्यूनल भी लखनऊ में। अब पता चला 400 किलोमीटर दूर कोई वक्फ संपत्ति का फैसला होना या उसके खिलाफ कोई ऑर्डर हुआ और उससे कोई पीड़ित हुआ, वो अब आएगा लखनऊ। वरना क्योंकि वहां पे भी अदालतें हैं। पहले जब ट्रिब्यूनल नहीं बने थे तो हर सिविल कोर्ट में जो डीजे थे, जो वहां के कोर्ट में जजेस थे, उनको ये पावर थी कि वो उसको सुने। ठीक है, स्पष्ट हो गया। मामला ये है कि प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली तो ये बात सही है कि ट्रिब्यूनल हो चाहे बोर्ड हो, वो हम सभी लोग संविधान के दायरे में काम करते हैं। भारत में जो भी लोग हैं तो न्यायपालिका के दायरे में भी हैं, लेकिन जैसा बता रहे हैं जितेंद्र नारायण साहब कि प्रैक्टिकली दिक्कत हो गई और उसकी वजह से मामला फंस गया। इतना ज़्यादा पावर आप देख रहे थे वक्फ बोर्ड के पास कि जो लोग इसको जानते हैं, जिसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने भुगता है, वो शायद अब नई आशा की नई किरण इसमें देख रहे हैं। मौलाना रशीदी, आप कुछ कहना चाहते थे, और ये जो बात इन्होंने कही, क्या इस बात की तस्दीक आप करेंगे कि ठीक है, थ्योरेटिकली हमने एक अच्छा संस्थान बनाया, अच्छे सोच के बनाया है, लेकिन प्रैक्टिकली वो जो है उल्टा असर उसका हो रहा है? नहीं, देखिए, एक तो ये बात गलत कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है चैलेंज नहीं किया जा सकता? किसी भी कोर्ट को चैलेंज करने के लिए अपर हाई कोर्ट है। अरे आप मत बोले बीच में भाई, आप मत बोचे नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला मौलाना साहब, उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं किया जा सकता। कोई नहीं, जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं बेसिकली भावनाओं को, भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं चल सकती जो संविधान से ऊपर हो। तो ये तो प्रैक्टिकल की बात है कि प्रैक्टिकल टर्म्स में उनके पास इतने जो अधिकार दे दिए गए हैं, जिसके चलते जब वो फैसला देंगे ही नहीं तो आप जाएंगे कैसे अपील में? ये प्रॉब्लम है। इसको मानते कि नहीं मानते आप?
नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रिब्यूनल के पास इतने अधिकार हैं कि वो मामले को लटका भटका के रखें और उसको छोड़े ही नहीं ताकि आदमी आगे ना जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं, जब तक ट्रिब्यूनल अरे आपको फैसला बीच में नहीं बोलने सुना की क्या देता आदत है तब भाई? तक हम आप वोट आप नहीं उन्हें गिरा अपना सकते। पॉइंट रखने दें। आपकी बात सुनी तो अब जरा मौलाना को नहीं, अपनी कहाँ पॉइंट से- रखने दें। लोग जब सबको ये सुन बीच रहे हैं, में वो जज कर बोलेंगे, लेंगे। कभी अगर ये उनको बोलते हैं लगेगा कि कभी- मौलाना गलत बोल रहे हैं तो लोगों के सामने हैं, उनको बोलने तो दें। बोलिए सब। नहीं, जो लोग वकील होने के उसमें खुद सजा याफ्ता हैं, वो क्या बताएंगे वकील क्या होता है और उस पर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और उसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। नहीं नहीं, आप वक्फ बोर्ड पर रहिए, मनोज किसी जी इंडिविजुअल वकील पे मत जाइए। मौलाना साहब, मनोज जी आपको सुनिए, मौका मनोज जी दिया सुनिए। जी। मनोज जी सुनिए, हाँ सुनिए मैं वही बता रहा हूँ, बीच में बोलने की आदत अच्छी नहीं है जो लोग बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए वक्फ बोर्ड, वक्फ संपत्ति जो है, आप भी मानते हैं कि ये वक्फ संपत्ति जो है अल्लाह के लिए संपत्ति है, मुसलमानों की संपत्ति है। वो संपत्ति है जो मेरे बाप दादा ने, मेरे पुरखों ने इसको जो है वक्फ किया है और ऐसे काम के लिए किया है कि जो यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, गरीब है, उनके लिए काम किया जाए। अब जो लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहकर लाखों लाखों के घोटाले करके और धर्म परिवर्तन करे बैठे हैं, अब उन लोगों से आप सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और वो बैठकर अच्छी खासी दलील दे रहे हैं आपके यहाँ अच्छी खासी दलील दे रहे हैं बैठकर। बड़ी बात ये है मौलाना साहब, ऐसी संस्था है, उसमें ऐसे लूपहोल्स हैं कि लोग ये कर जाते हैं जिस पर आपको बड़ा एतराज है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत तो है ना। मनोज जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी जगह सही होंगे, लेकिन ये बताइए कि आप ही के लॉजिक से ये बात तो निकलती है कि उसमें गुंजाइश है ना, उसमें गुंजाइश तो है ना सुधार की। मैं बता रहा हूं उसको घोटाले क्यों होते थे और क्यों होते हैं वो समझ लीजिए, वो व्यूअर्स को समझना जरूरी है। देखिए, सरकार जो भी होती है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, अपने लोगों को चेयरमैन बना के बिठाती है, अपने लोगों को मेंबर बनाती है। जब वो लोग जो नेता हैं, राजनेता हैं, 10-10 साल, 15-15 साल पार्टियों की दरियां बिछाते हैं, वो बैठ के लूटपाट करते हैं। अगर ये इनकी नीयत सही है तो उसको ऐसा करें कि भाई ये लूटपाट ना हो और जो संपत्ति सरकार के पास है वो वापस आ जाए, नहीं तो उसका किराया ही मिल जाए। सवाल ये है कि इन लोगों की नीयत। अरे फिर आप बोल रहे हैं बीच में, अरे जितेंद्र त्यागी जी आप फिर बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए नीयत तो किसी की अच्छी है कि खराब है। अब ऐसे हाथ उठा के किसी को क्या कहें कि आपकी नीयत खराब है, लेकिन आज ये जो जमाना चल रहा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, किसकी नीयत कितनी अच्छी है, ये सब हमारे आपके बीच की बात है, अपने मन में सोचिए। लेकिन इसी के बीच से ही तो हमें रास्ता निकालना है। सुधार अगर करना है तो इसी के बीच करना है, और अगर कोई बेजा हाथ लगाना है तो उसको रोकना है, तो उसके लिए भी तरकीबें हमें और आपको ही सोचनी है। तो एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं उस बिल की जो सरकार लेके आई है वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए। सरकार ने यही कहा, लेकिन विपक्ष आप बोला है इस पर कि इसमें सुधार की तो बात कुछ नहीं है, सरकार की नीयत ख़राब है, मुसलमानों के मामले में दखल देना है इनको। ओवैसी साहब ने तो कहा कि आप मुसलमानों को दुश्मन हैं, ये साबित करने के लिए आप बिल लेकर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको भाई वोट चाहिए हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इसलिए आप लेके आए हैं ताकि आपके जो कट्टर किस्म के समर्थक हैं उनको आप जुटाना चाहते हैं। तो थोड़ा राजनीतिक दलों को इसमें लेके आते हैं। जिलानी साहब ये बताइए, ये तमाम इल्ज़ाम जो संसद में लगे, हालांकि उसके जवाब भी दिए गए वहाँ पर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार क्यों ये करना चाह रही, क्यों नहीं माना जाए कि आने वाले इलेक्शंस को देख के कर रही है, या जब भी वक्फ बोर्ड की बात आती है तो पहला पॉइंट जुड़वाया जाता है 9.4 लाख हेक्टेयर एकड़ ज़मीन की, बहुत बड़ी ज़मीन की तादाद है। और जब वक्फ बोर्ड में एक तरीके से सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा माने, तो क्या इसके पीछे ये ज़मीन बहुत बड़ी वजह हो सकती है? ऐसा
सरकार के बारे में क्यों ना सोचा जाए? नहीं, देखिए, ये तो किसी भी भारत का जो व्यक्ति है उसका मौलिक और संवैधानिक अधिकार है कि वो कुछ भी सोच सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज संसद की पटल में जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी बोल रहे थे, तो जो लोग डिबेट में आते हैं उन्हें समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था। उन्होंने तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी इसकी गारंटी दी है। अब मैं मानवीय स्तर पे मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि वक्फ को बहुत अच्छे से जानते हैं और दिल्ली के वक्फ के क्या हालत हैं, उस पर मैं 1 मिनट इनसे सवाल करना चाहता हूँ। साजिद रशीदी साहब, आप बताइए कि क्या पूरा वक्फ, पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड में ये ख़त्म नहीं हो जाता है कि किस मुतवल्ली को कहाँ लगाना है, कौन सी बेहतरीन मस्जिद है, किस मस्जिद में दुकानें ज़्यादा हैं, वहाँ पे मौलाना कैसे रखा जाएगा? आपने कभी प्रोग्रेसिव सोच के साथ वक्फ को बदलने की कोशिश करी? कभी आपने सोचा कि इतनी भूमि का जो मालिक है, कोई एजुकेशन हब, कोई बड़ा विश्वविद्यालय, कोई बड़ा हॉस्पिटल जिसमें रिजर्वेशन मिले मुसलमान गरीबों को, आपने कभी इस पे चर्चा करी? आप तो मुसलमानों के एक तबके पे बहुत अच्छी आप अपनी पकड़ रखते हैं, लेकिन आप जब हल्की बात कर देते हैं, किसी भी आदमी को जो दरी बिछाने की बात आपने कही है, ये आपको इस तरह की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो आदमी जब काम करता है तो उसका प्रोसेस है। लेकिन आप जैसे जिस मस्जिद के मौलवी हैं वो भी वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मेरी तरबियत नहीं है। लेकिन मेरा दर्द ये है कि मैंने वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा होते हुए देखा है, और वो नेता कौन है, वो लोग कौन हैं, वो आप भी जानते हैं। क्या डिफेंस कॉलोनी में कब्जा नहीं है? करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के भावों में कब्जा कर नहीं रखा। अगर उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग करने की बात कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मजबूत ताकत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं? क्या वक्फ बोर्ड बदलना नहीं चाहिए? ठीक है, तो उनका जवाब ले लें, उनका जवाब ले लें। जिलानी साहब, मौलाना साहब का जवाब ले लें। मैं जवाब दे देता हूं। मनोज जी, मैंने एक तो बात पहले ये कही कि अगर सरकार की नीयत साफ है इस बिल से, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज 250 बीघा दिल्ली के अंदर है वो वापस कर दें या किराया दे दें, नंबर 1। दूसरी बात, जो 40 अमेंडमेंट ये लाना चाहते हैं, संशोधन लाना चाहते हैं, उनमें कहीं ये भी लिखा है क्या कि जो सरकार के पास जमीनें हैं हम वापस करेंगे, या हम इनके लिए मेडिकल सेंटर बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम इनके लिए जो है इस तरह के हब, एजुकेशन हब बनाएंगे जो मुसलमानों के उत्थान के लिए होंगे? ऐसा कुछ 40 अमेंडमेंट में लिखा है कि मौलाना की बात पूरी हो जाने दीजिए, पूरी होने दीजिए भाई साहब। दूर करता हूं, उनकी बात पूरी हो जाए, जरा जल्दी करिए मौलाना साहब, समय अब कम है। सुनो 1 मिनट, सुनो, मैं जल्दी कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर इनकी नीयत साफ है तो इन्होंने अमेंडमेंट में ऐसी चीजें क्यों नहीं लेकर आए जो मुसलमानों के उत्थान के लिए, सिर्फ वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए क्यों बिल लेकर आए? इसकी शक्तियों को और बढ़ाते ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेता। ठीक है, और ऐसे एजुकेशन हब बनाते। जिलानी साहब, जवाब है आपके पास, जिलानी साहब को मौका दें। मौलाना साहब, पैदा कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़िए बिल को। मैं भ्रम फैला रहा हूं आपके फलाह बहबूद के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए बिल पहले वक्फ मार्केट बोर्ड में को तो मजबूत किया जा रहा है, और ये ऐतिहासिक फैसला है। मार्केट में ही नहीं है, पढ़ लूंगा कहां से मैं? बिल भी आ जाएगा मार्केट में। बिल तो अभी मार्केट में नहीं है, पढ़ लूंगा कहां से मैं? भाई साहब, आज फकरुल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मार्केट में देना चाहिए था, पटल में जो उस पर अवामी चर्चा होनी चाहिए थी। अवामी फकरुल साहब, आप बोले जी, इनको मौका दें। देखिए, समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, काफी बुलंदी से आवाज ये लोग उठाते रहते हैं, तो फकरुल साहब को जरा मौका दिया जाए। हाँ, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये बताना भूल गए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो रक्षा की जमीनें थी, जो डिफेंस की थी, जो नजूल की लैंड थी, जो रेलवे की लैंड थी, वो आखिर इन 10 सालों में किनको दे दी हैं? ये वक्फ की भी जो संपत्ति है उसको भी ये दूसरों को देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आप सारे सुधार मुस्लिमों के लिए क्यों लेके आना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड में क्यों सुधार करना चाहते हैं? दूसरे ट्रस्ट में क्यों नहीं सुधार करना चाहते हैं? आपने मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थाओं में जो नियुक्ति का अधिकार था वो भी मुस्लिमों से छीन लिया है, उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। तो आप अगर मुस्लिमों के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ लगातार काम करेंगे, नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने सुन लिया आपको, आप अरे सुनिए। और हमारी बहन बोल रही थी कि बहुत से उन्होंने कोर्ट केस जो है उसको कोर्ट किया।
देखिए, कोर्ट कर देने से ये नहीं पता चलता है कि वो केस क्या थे, उन संपत्तियों का विवाद क्या था, क्योंकि वे सिविल जो है डिस्प्यूट हैं, और सिविल डिस्प्यूट के लिए आप ये नहीं कह सकते कि ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहे हैं वो उतनी स्पीड से चलेंगे, स्लो चलेंगे। उसके लिए मैं अपनी बात कह लूं, उसके लिए माननीय हाईकोर्ट है, और हाईकोर्ट ये प्रतिबंधित कर सकता है कि इस मामले को आप 3 महीने में, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, 24 घंटे में उसका निस्तारण। नहीं, सुन लीजिए, मैं कानून पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कानून मत बताइए, कानून मुझे मत बताइए, मैं कानून आपसे बेहतर जानता हूँ। कानून मत बताइए, आप कानून मत बताइए। और सिविल सूट बहुत पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें सुधार के लिए न्यायालय में जो सुनिए में सुधार किए। फखरुल हसन चांद साहब, आपकी बात जो है, आपकी बात रजिस्टर हो गई। अब ये बताइए कि देखिए, ये बिल अब चला गया जेपीसी में आप भी होंगे, ये अब ये बिल जेपीसी में गया, जेपीसी में आप भी होंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, और वहां से जो बिल निकलेगा वो उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छा बिल निकलेगा। नाजिया, ये बताइए कि ये जो एक पॉइंट इन्होंने उठाया, या बार बार जो बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग उठा रहे हैं कि भाई मुसलमानों के मसाइल में आप दखल देना चाहते हैं, दूसरे धर्मों के जो न्यास बोर्ड हैं या जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनमें ये सवाल आता है। हालांकि ये अपने तरीके की एक व्हाट अबाउटरी है, मगर फिर भी क्या अगर नीयत सिर्फ यही है कि भाई राजनीति करनी है खालिस, तब तो बात बनेगी नहीं। क्या आपको लगता है कि इस बिल में राजनीति के अलावा सुधार की नीयत भी दिखाई देती है, या फिर ये ज़मीन के को कब्जाने की भी कुछ नीयत आपको दिखाई देती है? नहीं, बल्कि और ट्रांसपेरेंसी है। आज मैंने पूरा जब जो स्टेटमेंट करण रिजिजू जी ने रखा है, मैंने उसको पूरा सुना है, और जिन जिन आधार पर उन्होंने बात किया है, और जिन जिन वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के ऊपर उन्होंने बात किया है, वो पूरे डिटेल में बात किया और बिल्कुल सत्य बात कही है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड एक्ट के जितने भी मेंबरान हैं और जितने भी चेयरपर्सन हैं, उनको भी अपना होमवर्क और अपना रिटन स्टेटमेंट रेडी रख लेना चाहिए कि भाई हमने फलाह बहबूद के लिए, हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, हमने सोशल वर्क के लिए, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हमने भी मुसलमान कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया है भैया। इतने अस्पताल बनाए, इतने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए बनाए, इतने यूनिवर्सिटी बनाए, हमने बहुत काम किया है। अब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब देखते हैं हम, एक मिनट बोलने दीजिए भैया, ये सवाल और नहीं होंगे, ये केवल मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए होंगे, बोलने दीजिए, ये केवल चांद साहब आपने अपनी बात कही, वो बात रजिस्टर हो गई, अब आगे बढ़ने दीजिए। और हाजी खान साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो मोहतरमा बात कर रही है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सलाह चाहता हूं, क्या ये एक मौका है रिफॉर्म का? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी मनमाना करेगी, बीजेपी की संसद में शक्ति सीमित है, बीजेपी को जो दो तीन समर्थक दल हैं बीजेपी के, वो अच्छे खासे पॉपुलर हैं, मुसलमानों के बीच भी रहे हैं, और ये मामला गया जेपीसी में, जेपीसी को अधिकार है, जेपीसी चाहेगी तो सबको बुला के पूछेगी। तो हाजी खान साहब, क्या आपको लगता है कि ये एक मौका है, और जो भी लोग स्टेक होल्डर्स हैं इसके, उनको पूरा दम लगाना चाहिए कि कुछ सुधार के साथ वक्फ बोर्ड और बेहतर हो जाए? इसकी उम्मीद आपको दिखती है? इसके लिए कुछ सलाह है आपके पास? देखिए मनोज जी, बात यह कि अगर कोई आदमी किसका विचार ये है कि हिंदुस्तान के लोगों को फायदा हो, तो वक्फ बोर्ड बनाया गया इसीलिए था कि भारत के लोगों को फायदा हो, मुसलमानों को फायदा हो। वक्फ बोर्ड के पैसे से जो हॉस्पिटल बनेगा, वक्फ बोर्ड के पैसों से जो स्कूल बनेगा, वक्फ के पैसों से जो धार्मिक वो होंगी, बटेगा कुछ, तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं हम हमारे जिलानी भाई से कि 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इन्होंने बनाया, 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इन्होंने बनाया, आप महाराष्ट्र में थे, वहां आपने बनाया। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो बजट पास किया, मनोज जी आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, आपकी निगाह बहुत दूर तक है। हम ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने मुसलमानों के एजुकेशन पे 45 से 35 करोड़ रुपए क्यों कर दिया?
दलितों का, पिछड़ों का जो पैसा एजुकेशन पे क्यों कर दिया? इन्होंने कितने मुसलमानों के इलाके में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोल दिए। ये कोई भी काम इन्होंने मुसलमानों के लिए किया हो फलाह बहबूद के लिए, जिसमें 94%, 96% मुसलमान एजुकेशन से दूर हैं। मदारिस और मदरसों से और स्कूल से 4% लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड पे तो इतना जोर लगाया कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए समाप्त हो रहा है। मौलाना साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। एक जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड मैं ये कहना चाहता हूं मनोज जी, मैं ये कहता हूं मनोज जी कि पिछले 10 साल से जब से बीजेपी की सरकार है, ये सारे बिल सिर्फ मुसलमान के लिए क्यों आ रहे हैं? जो हिंदू भर भर के वोट दे रहे हैं उनके लिए क्या लाए हैं? ये एक कोई चीज बता देंगे कि हमने हिंदुओं को ये दे दिया? एक चीज नहीं बता सकते। सारे बिल मुसलमानों के लिए। नहीं, इन पे तो इल्जाम ही है, इन पे तो वो इल्जाम ही है, वो इल्जाम तो सर पे लेके चल रहे हैं बड़ी खुशी खुशी। जिलानी साहब, आपके फाइनल कमेंट्स। देखिए, मैं हाजी खान साहब के बात का जवाब दूंगा। आपके इलाकों से, आपके बैलेट बॉक्स से एक भी वोट नहीं निकलने के बाद वजीर आजम जब कार्यक्रम बनाते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों को अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित करते हैं, अपना कर्तव्य मानते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। वो सारी पॉलिसियां मनमोहन सिंह की हैं। जिलानी जी, जितनी पॉलिसियां सब मनमोहन सिंह की हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की कोई पॉलिसी नहीं है जो आपके माध्यम से सारी पॉलिसियां जिनका नाम बदलकर आपने, भारतीय जनता पार्टी ने किया, सारे मनमोहन सिंह की पॉलिसियां। आपकी अपनी पॉलिसी बताइए। आपने अभी बजट पास किया, उसमें कितना पैसा दिया मुसलमानों को? हमारी पॉलिसी ही काम कर रही है। हमारी पॉलिसी जो है वो सबको साथ लेके चल रही है। हम हमारा मूल मंत्र सबका साथ, विकास, विश्वास। ठीक है जितेंद्र नारायण जी, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। 20 सेकंड का समय जितेंद्र नारायण जी को मैं दे रहा हूं। जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा था मनोज जी, ये जो अमेंडमेंट हो रहा है ये आम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा अमेंडमेंट है। हाँ, मौलवियों के लिए खराब इसलिए है कि मौलवी ही सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति पर कब्जेदार। चलिए ठीक है, ठीक है। आपके आखिरी कमेंट भी हमने ले लिए और समय चूंकि समाप्त हो रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को मैं रोक रहा हूं। और कौन किसका भला करेगा ये हम और आप तय नहीं करते हैं। हम और आप तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपनी अपनी राजनीति देखते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोस्त ही फ़ायदा करे, कभी कभी दुश्मन भी बड़ा फ़ायदा कर जाता है। तो निगाह रखनी चाहिए, देखना चाहिए। और जेपीसी के पास मामला चला गया है तो उम्मीद करनी चाहिए, भरोसा रखना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स पर, क्योंकि हमने ही उनको चुना हुआ। भले ही जिनको चुना वो सरकार में ना हो या जिनको चुना वो विपक्ष में ना हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन जेपीसी में सब होते हैं। सारे अधिकार हैं जेपीसी के पास। हम लोग एक दूसरे की खामियां ज़्यादा जानते हैं, संसद अपने सिस्टम को कम जानते हैं, अपने संविधान को कम जानते हैं। यकीन रखिए, संविधान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने का। नमस्कार।